सो गाइस हम यहाँ पे स्टार्ट ले रहे हैं करंट अफेयर्स जिसमें कि माधव गडगिल और WGEEP के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो ये करंट अफेयर बहुत पुराना है, लेकिन इसमें माधव गडगिल जो है ना वो एक इकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पर्यावरण के संबंधित मुद्दों को ये उठाते रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल जो है ना इन न्यूज़ में थे क्योंकि इनकी डेथ हुई है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जिन्हें पश्चिमी घाट कहा जाता है, और ये बेसिकली इंडिया का जो कोस्टल एरिया है और वो भी वेस्टर्न कोस्टल एरिया, वहाँ पर जो पहाड़ हैं उनके अंदर जो वहाँ का इकोसिस्टम है उसके ऊपर इन्होंने अपनी रिपोर्ट बहुत पहले यहाँ पे रिकमेंडेशंस वगैरह दी थी। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माधव गडगिल कमीशन, जिसे गडगिल कमीशन भी कहा जाता है, इसे यहाँ पे एनवायरमेंटल रिसर्च कमीशन के तौर पर यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2011 के अंदर दी थी। बस आपको इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। और अब क्योंकि जो रिकमेंडेशन इन्होंने उस समय पर दी थी, अब उसको जानकर या उसकी जो रेलेवेंस अभी फ़िलहाल नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्होंने ना बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस की बात की थी कि वहाँ पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, या नए जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं होने चाहिए, या सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। इस तरह की इन्फॉर्मेशन या इस तरह की जो रिपोर्ट्स यहाँ पे दी गई थी। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे पाएँ तो यहाँ पर कस्तूरी रंगन पैनल भी था। दैट मीन्स एक कस्तूरी रंगन रिपोर्ट भी आई थी और एक यहाँ पे माधव गडगिल रिपोर्ट भी आई थी। तो ये दो रिपोर्ट्स आपने याद रखनी है कि वेस्टर्न घाट्स को लेकर दी गई थी। तो इस समय पर आप जो ये मैप के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर, ये भारत का जो तटीय क्षेत्र है, दैट मीन्स जो कोस्टल है रीजन है, वेस्टर्न कोस्टल रीजन, तो उसके पास में है वेस्टर्न घाट्स। जिन्हें पता नहीं है तो सिर्फ इतना याद रखें कि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है यहाँ पे, जो उसको हम बोलते हैं दैट्स अ वेस्टर्न घाट्स। तो उसको लेकर यहाँ पर, क्योंकि ये एरिया जो है ना काफ़ी सेंसिटिव है और इस जगह पर बहुत तरह की जो स्पीसीज़ हैं वो एंडेमिक हैं, दैट मीन्स वो वर्ल्ड में कहीं और नहीं मिलती, वो यहीं ही मिलती हैं। तो उन्हें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, इसीलिए कई तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को यहाँ पर एक रेगुलेट करने से संबंधित ये रिपोर्ट्स दी गई थी। तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। तो माधव गडगिल के बारे में जैसे आपको बता ही दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो करंट अफेयर है दैट इज़ अबाउट दी ऑलिव रिडले टर्टल्स। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ये सिविल सर्विसेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है अगर हम एनवायरनमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ऑलिव रिडले जो टर्टल हैं, इनके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए इसमें, यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो वर्ल्ड के ये स्मॉलेस्ट सी टर्टल हैं। और यहाँ पर इनके जो ऊपर अगर जैसे आप देखते हैं ना टर्टल्स के ऊपर एक वहाँ पर जैसे एक कैलकेरियस या बॉडी शेप ऊपर ऊपर से होती है, उसकी बात हो रही है वहाँ पे हार्ट शेप। और ये ऑलिव या ग्रेश ग्रीन कैरपेस जो होता है ना वहाँ पर, यानी कि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ऊपर से आपको ऐसा नजर आता है। तो आपके पास ना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ मिलते हैं। आपको याद रखना है कि ये पैसिफिक में, इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये तीनों ही ओशियंस में मिलते हैं। और यहाँ पर ये जैसे इनहेबिट बोथ ओपन ओशियन एंड द कोस्टल वाटर्स। तो बेसिकली ये ना ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। आपको क्वेश्चन ये आएगा क्या ये ठंडे पानी के अंदर मिलते हैं, तो आपने यहाँ पर आपको आंसर देना है दैट ये मैक्सिमम जो हमें मिलते हैं वो ट्रॉपिकल रीजन, दैट मीन्स वो एरिया जहाँ पर, यानी कि ओशियन का वो एरिया जहाँ हमारे पास टेम्परेचर थोड़े मॉडरेट होते हैं, यानी कि वो ठंडे पानी के अंदर नहीं होते। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है, ट्रॉपिकल की जगह यहाँ पे टेम्परेट लिखेगा वो पेपर के अंदर, तो आपको वो स्टेटमेंट को वहाँ पर रॉन्ग साइन करना है या रॉन्ग मार्क करना है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके अलावा ये जो ऑलिव रिडले टर्टल होते हैं ओमनीवोरस होते हैं, दैट मीन्स ये मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि जो जेली फिश हैं, स्नेल, क्रैब, एल्गी, यानी कि ये वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये दोनों ही चीज़ों के ऊपर अपनी या दोनों ही चीज़ों को इनटेक कर सकते हैं। दैट मीन्स ओमनीवोरस, जो भी चीज़ यानी कि सामने है उसको ये इनटेक कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ना लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन करते हैं, कहाँ से, जो प्रशांत महासागर से इंडियन ओशियन तक। तो ये भी आपने याद रखना है। और यहाँ ये नवंबर और दिसंबर में इंडिया के कोस्टल रीजन पर पहुंचते हैं। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। आपको इसमें ना एक टर्म याद रखनी है, दैट इज नोन एज दी आरीबाडा। आरीबाडा, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता आरीबाडा क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है कि नवंबर दिसंबर में ये जब आते हैं इंडिया के कोस्टल रीजन पर, तो यहाँ ये हमारे पास जो बे ऑफ बंगाल का रीजन है, दैट मीन्स जो बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है, और स्पेशली उसमें उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मतलब अपना एक तरह से
हैबिटेट तैयार करते हैं और वहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं, यानी कि ग्रुप में पूरे ये इकट्ठे होकर वहाँ पर जैसे अपनी एग लेइंग करेंगे। जो एग लेइंग है उस एक प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज दी एरीबाडा। तो बेसिकली ये जो, क्योंकि यहाँ पर जो फीमेल हैं वो 100 से लेकर 140 एग्स को वहाँ पे वो ले करती हैं, दैट मीन्स यहाँ पे इतने अंडों को यहाँ पे दिया जाता है। तो इसमें उड़ीसा के अंदर जो साइट्स आपको पता होनी चाहिए, दैट्स अ गहीरमाथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है गहीरमाथा किस लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से ऋषिकुल्या, और जो देवी रिवर है वो जहाँ पर एंड होता है, मतलब देवी रिवर जब बे ऑफ बंगाल के अंदर एंटर कर रही होती है उस जगह पर उड़ीसा में विशाखापट्टनम और काकीनाडा में, यहाँ जो विशाखापट्टनम और काकीनाडा दैट इज इन आंध्र प्रदेश, और अंडमान निकोबार में भी कई जगह पे इसमें देखा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बड़ी साइट है दैट्स है गहीरमाथा। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है, गहीरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी रिवर ये उड़ीसा की फेमस साइट्स हैं जहाँ पर ये मास एग लेइंग होती है। इसके साथ साथ जो, वैसे तो इंडिया के अंदर जो 5 तरह के सी टर्टल मिलते हैं, और इसमें हमने ऑलिव रिडले टर्टल्स को भी काउंट किया हुआ है। तो इनको हम मतलब लीगली प्रोटेक्ट करते हैं। और जिस समय पर ये जैसे जो गहीरमाथा या ऋषिकुल्या का मैंने एरिया आपको बताया, तो उस समय पर ना जो टूरिस्ट हैं उन्हें वहाँ पर जाना रोक दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन में आ चुका है गाइस, एक ऑपरेशन ओलिविया स्टार्ट किया गया था जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड हैं उन्होंने ये स्टार्ट किया था, क्योंकि जब कोई फिशिंग के लिए जाते हैं ना, ट्रॉलर्स जाते हैं, बड़े बड़े शिप्स जाती हैं, तो उनके पास जो नेट होता है ना, उस नेट में ये फंस जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है उस पे एक प्रॉब्लम हो सकती है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो सकती है इनकी। इसीलिए जो अब शिप्स होती हैं जो फिश को पकड़ने के लिए बनाई जाती हैं, तो उसके अंदर हम टीईडी यूज़ करते हैं, दैट इज टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस। जिसका मतलब ये है कि अगर मछली पकड़ते हुए इनको भी पकड़ लिया गया या ये भी जाल में फंस गए, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इस तरह का मैकेनिज्म है कि ये टर्टल्स वहाँ से अपने आप से निकल सकें और सिर्फ मछलियाँ ही सिर्फ जाल में वहाँ पर थोड़ा सा स्टक हो जाएंगी। तो इस तरह से आपने याद रखना ऑपरेशन ओलिविया जो इंडियन कोस्ट गार्ड ने वहाँ पे स्टार्ट किया था, बहुत पहले की बात है। और इसी तरह हम बस इसमें और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास। ऑलिव रिडले टर्टल को आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, तो ऑलिव रिडले टर्टल इस तरह के दिखाई देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं। और यहाँ से मतलब ये ना पैसिफिक ओशन से इंडिया तक पहुँचते हैं। अब जैसे हमने इनकी माइग्रेशन को देखा, इसी तरह से हमें जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आसाम के अंदर जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके बारे में अभी हम देख रहे हैं। असम की जो वेटलैंड्स हैं या वहाँ पर रिवर बेड्स हैं या फ्लड प्लेन्स हैं, वहाँ पर कई तरह के जो पक्षी हैं वो आकर रुकते हैं। और क्योंकि जिस तरह से मान लीजिए आप एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जब आपका होता है, तो आप बीच में कहीं ना कहीं स्टे करते हैं, तो इसी तरह से इनका भी एक, जो बर्ड्स होते हैं ना, एव्स होते हैं, इनका एक रास्ता होता है अपना, उस रास्ते को बोलते हैं दैट इज दी फ्लाई वे। तो फ्लाई वे जो होता है ना, ये बीच रास्ते में जहाँ जहाँ पर रुकते हैं। तो जिस तरह से हमने वर्ल्ड के अंदर इन बर्ड्स का, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कि विंटर्स में अपने एरिया को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर ट्रैवल कर रहे होते हैं ताकि विंटर से बचा जा सके, ऐसे में इन बर्ड्स का जो रास्ता है हमने उनके नाम भी रखे हुए हैं। तो इसमें से एक नाम है दैट इज ई सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है उसके अंदर यहाँ पर ये आर्कटिक या टेम्परेट रीजन, दैट मीन्स जो साइबेरिया का एरिया है या आर्कटिक का एरिया है, वहाँ से ये बर्ड जो है एशिया की तरफ आने स्टार्ट होते हैं, यानी कि नॉर्थ पोल से ये इक्वेटर की तरफ आना स्टार्ट करते हैं और बीच में ये कहीं कहीं जगह पर रुकते हैं। तो इसीलिए हमारा जो असम का क्षेत्र है वहाँ पर भी कुछ बर्ड्स रुकते हैं। तो बस इस बारे में ये आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर जो जैसे बार हेडेड गीज, नॉर्दर्न पिनटेल्स, या ये जो नाम आपके सामने दिए गए हैं ना, ये सारे आप याद नहीं रख पाएंगे। तो आपको सिर्फ इतना पता हो दैट सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के जो बर्ड्स हैं जो वो पाथ फॉलो करते हैं, उसका स्टॉपेज या बीच में हाल्ट जो है वो आसम के अंदर भी होता है। और अगर आप असम की बात करें तो वहाँ पर जैसे दीपौर बील, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप जब रामसर साइट्स इंडिया की याद करते हैं ना, तो उस समय पर दीपौर बील को ज़रूर पढ़ते हैं। और इसी तरह से जो सबसे बड़ी वेटलैंड है असम की, दैट्स अ सोन बील। इसी तरह काजीरंगा नेशनल पार्क,
और पोबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको नाम याद नहीं रखने हैं, क्योंकि ये नाम आप जब लिस्ट तैयार करते हैं ना वेटलैंड्स की, तो उस समय पर भी आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे की बात कर रहा था मैं, अगर आप इस यहाँ पे जो ब्लू कलर है उसको अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, पक्षी जो है ना वो नॉर्थ एरिया से इक्वेटर की तरफ जाना शुरू करते हैं। तो आपको सारे के सारे जो बाकी नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इंडिया जो है ना एक तरह से टेम्पररी होम है फॉर द माइग्रेटरी स्पीसीज लाइक अमूर फाल्कन। अमूर वैसे एक रिवर का नाम है जो कि रशिया और चाइना के बीच में है, एक वहाँ बाउंड्री पर रिवर है, दैट्स आमूर। तो वहीं सी रिवर के नाम पे एक पक्षी का नाम दैट्स आमूर फाल्कन। और यहाँ पे ब्लैक नेक्ड जो क्रेन्स हैं, और इसी तरह से हम्प बैक वेल्स, ये भी इंडिया की तरफ जो या इक्वेटर की तरफ यहाँ मूव करती हैं। तो खैर फिलहाल के लिए अभी इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने का नहीं था, सिर्फ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे को आप याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं दैट्स एफडीए ट्रेंड्स इन इंडिया। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन इसीलिए नहीं डाले जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि बहुत तरह की रिपोर्ट्स आ रही होती हैं, जैसे आरबीआई की आ गई या आईएमएफ की रिपोर्ट आ जाती है, तो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्रीज़ की, तो जिसके अंदर ना एफडीआई के बारे में जो डेटा होता है वो अलग अलग वे से शो किया जाता है। तो आपको सिर्फ इसमें ध्यान रखना है कि अभी जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड है, डीपीआईआईटी, उन्होंने ये कहा है कि हमारे इंडिया में एफडीआई की जो एक ट्रेंड है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक बढ़ोतरी देखी गई है। एफडीआई को पहले आप समझें क्या है। एफडीआई का मतलब होता है, मान लीजिए कोई पर्सन विदेश में है और वो इंडिया का मतलब नहीं है, वहाँ पर उसके पास एक ऑप्शन है, उसके पास इतना एनफ मनी है कि वो इन्वेस्ट करना चाहता है। तो इंडिया यहाँ पर, अगर उस पर्सन को ये फील होता है कि इंडिया में पैसा लगाकर, मान लीजिए उस पर्सन के पास 10 करोड़ रुपए हैं, तो उसने इंडिया में यहाँ किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कोई हाईवे बन रहा है, तो वहाँ पर उसने वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं एफडीआई। तो एफडीआई का ना फ़ायदा ये होता है कि उसकी वजह से इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है। हालांकि आप एक चीज़ और याद रखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई, हम एक पर्सन की बात करते हैं जो कि यूएसए में रहता है और उसके पास 10 करोड़ रुपीज़ हैं या 10 करोड़ डॉलर्स हैं, जो भी आप उसमें करेंसी में मानना चाहें। तो अगर वो इंडिया की किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीद लेता है, तब भी उसे एफडीआई कहा जाता है। दैट मीन्स जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हैं, दैट इज़ एफडीआई। तो वो आपने याद रखना है इसमें कि इंडिया में जो एफडीआई का इन्फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो आपको सिर्फ इतना पता हो कि कहाँ से सबसे ज़्यादा हमारे पास एफडीआई आजकल आ रही है, वो सिंगापुर से आ रही हैं। यानी कि सिंगापुर के जो लोग हैं वो इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे मॉरिशस की तरफ से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर हो रही है, यानी कि वो कौन से स्टेट में यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है बाय द फॉरेनर्स। तो महाराष्ट्र का नंबर सबसे जो है आप टॉप पे देखेंगे, आफ्टर दैट कर्नाटका, उसके बाद तमिलनाडु। तो दैट मीन्स इससे क्या पता लगता है कि हमारे जो स्टेट्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसी वजह से इंडिया में एफडीआई का जो फ्लो है अच्छा है। साथ ही साथ आपको ये भी कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन के किस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा एफडीआई हम जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो याद रखें, यहाँ पे सर्विस सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर हम यहाँ जो एफडीआई है उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के ऊपर भी। तो बस इतना है एनफ है इसके अंदर। और उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन है, ऑटोमोबाइल, इस तरह का आप याद रख सकते हैं। तो ओवरऑल इतना ही इसमें एनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज दी डब्ल्यू से मेजोरिस एंड स्टीलर इवोल्यूशन। अभी एक्चुअली आर्यभट्ट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज हैं और फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी, इन्होंने ये पाया, इनका एक एक्चुअली प्रोजेक्ट चल रहा है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने जो WUMS स्टार्स, ये इसके बारे में आपको सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं, ये इन्होंने ना एक्चुअली इन स्टार्स के ऊपर अभी अपनी एक थोड़ा सा जैसे रिसर्च वर्क किया है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो ये WUMS स्टार्स होते हैं वो, इनका मतलब क्या होता है। सो दीज आर द शॉर्ट पीरियड डम्बल शेप्ड कॉन्टैक्ट बाइनरीज इन विच द टू स्टार्स ऑर्बिट ईच अदर वाइल शेयरिंग अ कॉमन आउटर एटमॉस्फेयर। इसका मतलब क्या है कि जब दो स्टार आपस में मतलब एक दूसरे को वो ऑर्बिट कर रहे होते हैं,
एक स्टार दूसरे स्टार के चारों तरफ, वो दूसरा स्टार भी पहले स्टार के जो है मतलब एक चारों तरफ वहाँ पे घूम रहा होता है। तो उस सिस्टम को बोलते हैं, दैट इज नोन एज सी बाइनरीज यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसके अलावा और यहाँ पे भी क्वेश्चन आपका नहीं बनता, और ऐसे जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के अंदर नहीं देखे जाते। हाँ, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हो गई हो तो उसके क्वेश्चन बन सकता है। तो बाइनरी स्टार्स क्या होते हैं? जहाँ पे दो स्टार्स, बाइनरी का मतलब दो ही होता है, याद रखना है आपने। जहाँ पे दो स्टार्स ग्रेविटेशनली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरे के मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं दैट्स अ बाइनरी स्टार्स। जो हालांकि इसमें ये भी हो सकता है कि एक बड़ा स्टार और एक छोटा स्टार। तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, यहाँ तो एक स्टार है सन, उसके चारों तरफ यहाँ पे जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, लेकिन वो प्लैनेट्स हैं। जब यहाँ पर एक स्टार के दूसरी यानी कि चारों तरफ चक्कर लगाने वाली जो सेलेस्टियल बॉडी है वो स्टार ही हो, तो वो हो सकता है छोटा हो, तो उसको हम बोलते हैं दैट इज ए बाइनरी स्टार। सो गाइस, इसमें ना जैसे जब आप ज्योग्राफी करते हैं तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार जरूर पढ़ते हैं, तो आप ये जो टॉपिक है वहाँ कवर करते हैं कि कैसे डेथ होती है स्टार की, कैसे उसके स्टार्टिंग होती है, कैसे डेथ होती है, और उसके एंड में वहाँ पे वाइट ड्वार्फ कब बनता है या वहाँ पर ब्लैक होल कब बनता है, वो चीज़ें आप ज्योग्राफी के अंदर कवर करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं, दैट्स अ नेशनल यूथ डे, जिसके अंदर आपने याद रखना है डायरेक्टली कि जो 12 को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस दिन बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद जी की। तो बस आपको डायरेक्टली ये याद रखना है इस बारे में। इसके अलावा देखिए, हम यहाँ पे क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय पर जो नेशनल यूथ डे की, तो इसका मतलब है कि हमें थोड़ा की इनिशिएटिव्स के बारे में पता होना चाहिए, लाइक जैसे मेरा युवा भारत, MY भारत क्या है? तो एक प्रकार से ये वो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम अपने जो एक यंग जो जनरेशन है उनको हम आज AI एनेबल जो करियर सर्विस मेंटरशिप या फिट इंडिया इंटीग्रेशन इस पोर्टल पर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एक ये पोर्टल है, एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा युवा भारत। इसके अलावा जो आपको थोड़ा सा पता होना ज़रूरी है, जैसे युवाओं को लेकर अभी आपने देखा भी होगा कि अग्निपथ स्कीम लॉन्च की गई थी। हालांकि 4-5 साल मतलब 4 साढ़े 4 साल पहले उसको लॉन्च किया गया था। तो जिसके अंदर 17.5 साल से लेकर 21 जो साल तक के जो एज है, यहाँ पर कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है कि वो आर्मी या मिलिट्री, नेवी या एयरफोर्स का यहाँ पर पार्ट बन सकते हैं। इसी तरह से एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, दैट वाज अ PM सेतु, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू दी अपग्रेडेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ 1,000 जो ITI थी, जिनके अंदर टेक्निकल जो एक एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट ओन्ड होंगी या इंडस्ट्री मैनेज हब एंड स्पोक मॉडल, इसके अंदर मतलब क्या था कि आज जो इंडस्ट्री को ज़रूरत है, जिस स्किल की ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्रीज़ को, उस तरह की ट्रेनिंग, उस तरह की स्किल बच्चों को दी जाए। उन जगहों को, ऐसे ITIs को हमने डेवलप किया था, दैट वाज अ प्रधानमंत्री सेतु, PM सेतु स्कीम, आपने याद रखना है। इसके अलावा आपने एक बहुत सभी ने सुना होता है, दैट्स अ स्किल इंडिया मिशन। ये सभी जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये हमारे जो यंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो स्किल इंडिया मिशन के तहत भी इसी तरह से हमने जो जन शिक्षण संस्थान ओपन किए थे, जिसके तहत हम स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखा रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। और साथ ही साथ इसके अंदर हम जॉब भी इंश्योर कर रहे हैं कि, और उनको साथ में जैसे अप्रेंटिसशिप, जिसके अंदर जैसे आप कहीं पर वर्क करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जो है ना पे भी करती है, तो इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ऑल्दो ये स्कीम्स को मैं अभी पूरी तरह से एक फुल फ्लैज अभी हम नहीं, इसको नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये नाम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से PM विकसित भारत रोजगार योजना, जिसके तहत 3.5 करोड़ जो जॉब्स हैं उन्हें 2 साल के अंदर क्रिएट किया जाएगा। और ये विकसित भारत रोजगार योजना के तहत जो एम्प्लॉयमेंट देगा और जो एम्प्लॉयड होगा, उन दोनों के लिए यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ ऑफर किया गया है। इसको स्कीम को ना, ये एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, इसको आपको एज अ होमवर्क पढ़ना भी चाहिए। तो बहुत पहले स्टार्टअप इंडिया और PM मुद्रा योजना आई थी कि जो लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना इस तरह का कोई आइडिया के साथ, इनोवेशन के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, और उनके लिए अगर पैसे की ज़रूरत उन्हें पड़ रही है या उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा। इस तरह की योजना आई थी, दैट वाज द स्टार्टअप इंडिया एंड PM मुद्रा योजना। इसी तरह जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसमें जो
जैसे हमारा जो फिजिकली फिटनेस है उसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दिए जाने की बात की गई थी। और आपको ना ये ज़रूर याद रखना दैट काशी डिक्लेरेशन क्या है। काशी डिक्लेरेशन जो है ना, इसको अकेला अगर पेपर में पूछ लिया जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आपने ये याद रखना है, काशी डिक्लेरेशन का यहाँ मतलब था कि हमने जो यंग कैंडिडेट्स हैं उनके मेंटल वेलबींग और उन्हें एक तरह से वो एक फ्री लिविंग और वैल्यू बेस्ड लीडरशिप अलाइन विद द विजन ऑफ द नशा मुक्त युवा फॉर द विकसित भारत। सो दैट मीन्स कि जो आज की जनरेशन है उन्हें इंटॉक्सिकेंट से दूर रखा जाए, इसलिए उन्हें मोटिवेट किए जाने की ज़रूरत है। और इसी तरह एक हमारे स्कूल्स के अंदर चलने वाला प्रोग्राम है दैट इज नोन एज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये मतलब स्कूल कॉलेजेस के लिए हम इसको देखते हैं, तो जिसमें कि जो किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इनके अंदर जो एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम है उन लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में चीज़ों को बताना, दैट वाज द पर्पस ऑफ द RKSK। जो बच्चों के लिए होता है उसको बोलते हैं RBSK। पर यहाँ क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, बच्चों की नहीं, तो इसीलिए युवाओं के लिए यहाँ पे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि +1 +2 तक के कैंडिडेट्स हैं। तो अगेन यहाँ पर बात करते हैं कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है दैट वाज ऑन द 12th ऑफ जैन। और इनका जन्म जो है 1863 में हुआ था। तो आपको याद रखना है, इनका जो बचपन में नाम था दैट वाज नरेंद्र नाथ दत्त या दत्ता। तो आपको ये याद रखना है, नरेंद्र नाथ दत्त बोलते हैं इनको। और ये रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। तो जो उस समय पर खेतड़ी स्टेट था, खेतरी स्टेट के महाराजा थे महाराजा अजीत सिंह। तो 1893 में उनके कहने पर जो स्वामी विवेकानंद हैं उन्होंने ट्रैवल किया और मतलब ही टुक द नेम ऑफ द विवेकानंदा, और उन्होंने अपना नाम मतलब यहाँ पे चेंज किया था। जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं उन्होंने अपना नाम चेंज किया इसमें। और इसी तरह से यहाँ पे एक दो चीज़ और देखते हैं। इन 1892 स्वामी विवेकानंद वाज सेड टू हैव स्वम टू द रॉक। तो अगर आप कभी कन्याकुमारी जाते हैं ना, तो कन्याकुमारी से वहाँ पर फेरी मिलती है, यानी कि बोट से आप 10-20 मिनट का रास्ता तय करते हैं। तो वहाँ पर बहुत बड़ी चट्टानें हैं समंदर के बीच में, उन्हें बोलते हैं वहाँ पर दैट इज नोन एज ई विवेकानंदा रॉक्स। तो वहाँ पर इन्होंने ना 3 दिन और रात तक ये वहाँ पर तपस्या कर रहे थे, एक प्रकार से मेडिटेशन कर रहे थे। तो आप कभी वहाँ जाते हैं तो ज़रूर उस जगह पे विजिट कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। और इसी तरह से याद रखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि इन्होंने ना इंडियन फिलोसफी के कौन से पार्ट को पॉपुलराइज किया। सो दैट वाज अ वेदांता एंड योगा को इन्होंने पॉपुलराइज किया था। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। साथ ही इन्होंने यहाँ पर जो नियो वेदांता की फिलॉसफी को भी पॉपुलराइज किया, जिसका मतलब है कि जो हिंदुइज्म है, हिंदुइज्म के एस्पेक्ट्स को पढ़ना अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ जो वेस्टर्न एक रेशनैलिटी है उसको साथ में रखते हुए, यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता की सोच है उसके साथ भारत के अंदर जो हिंदुइज्म है उसको मिलाकर देखना, दैट इज नोन एज ई नियो वेदांता। उस फिलॉसफी को इन्होंने यहाँ पर पॉपुलराइज किया। तो ये आपको याद रखना है, तो नियो वेदांता भी आप याद रख सकते हैं। तो विवेकानंद के बारे में और इसमें जो आपको पता होना चाहिए, इन्होंने ये कहा था दैट जो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस, जिसका मतलब है कि सेवा भाव होना चाहिए हमारे अंदर। दैट मीन्स यदि हम जो जीव हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो यही शिव की पूजा मानी जाएगी, यानी कि भगवान की पूजा के बराबर इन्होंने इसको कहा। साथ ही साथ इन्होंने जो 4 पाथवे बताए यहाँ पे, यानी कि 4 रास्ते बताए मोक्ष को प्राप्त करने के, जैसे कि राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के माध्यम से। इसको बस आप इतना ही यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, 1899 में इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी। और ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जो रामकृष्ण मिशन के अंदर इन्होंने चीज़ें, या जो इन्होंने अपने गुरु जी से जो चीज़ें सीखी थी उनको पॉपुलराइज करने के लिए बेलूर मठ को स्थापित किया गया था। तो बेलूर मठ का मतलब यहाँ पर्पस क्या था कि जो रामकृष्ण मिशन से जुड़ी हुई एस्पेक्ट हैं, जैसे सर्विस, एजुकेशन, या लोगों के अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है उसको अपलिफ्ट किया जाना ज़रूरी था। यदि आज भी आप कहीं रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए जो सेंटर्स हैं उनके अंदर आप विजिट करते हैं, तो वहाँ पर मेडिटेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। और जब भी कभी कम्युनिटी में कहीं पे डिजास्टर आ जाता है तो ये लोग या इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा आगे सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये एक इनका ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है यहाँ पर।
इसी तरह से इन्होंने ये याद रखिएगा 1893 में इन्होंने जो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो शिकागो के अंदर ऑर्गेनाइज की गई थी उसे वहाँ पर एड्रेस किया था और हिंदुइज्म के जो बातों को पॉपुलराइज इन्होंने वहाँ पर किया था। साथ ही साथ 1896 में इन्होंने जो लंदन के अंदर हिंदू एसोसिएशन के जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसको भी इन्होंने एड्रेस किया था। तो सभी लोगों को 1893 का तो पता है, लेकिन 1896 का कम आइडिया रहता है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद वैसे तो इस तरह के जो करंट अफेयर्स होते हैं ना उसमें आपको डेट्स वगैरह ही पूछी जाती हैं कि जो डेट्स हैं वो किस डेट को हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम आगे चल रहे हैं, दैट इज अबाउट द सेंसस 2027। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जो 2027 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर जो सेंसस ऑफ इंडिया 2027 के लिए तैयारियां शुरू की हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ अभी वो देखना है, क्योंकि जब ये हो जाएगा उसके बाद ही हमारे लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले जो लीगल बेसिस हैं, यानी कि हम जो सेंसस करते हैं, एक गणना करते हैं कि भारत के अंदर कितनी तरह का डेटा हमने यहाँ पे कलेक्ट करना है लोगों से जुड़ा हुआ। तो सेंसस इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द सेक्शन 3 एंड 17A ऑफ द सेंसस एक्ट। इसमें आपको ना सेक्शंस याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि जो सेंसस एक्ट है 1948 का, उसके तहत ये जो है ना सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं। और यहाँ पे जो ऑफिस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जिस ऑफिस की, उसका नाम है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो आपको इतना याद रखना है। इसके अलावा ये इंडिया के पहले सेंसस होंगे जो कि डिजिटल सेंसस होंगे, और with a formal provision for a 15-day self-enumeration window allowing the household to submit data online before, यानी कि लोग अपनी तरफ से भी अपना डेटा फिल कर सकते हैं कि इससे पहले कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आके आपका डेटा फिल करे, तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इससे सरकार का भी जो वर्कलोड है वो कम होगा यहाँ पर। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सबसे यूनिक बात तो यही है कि ये इंडिया के पहले डिजिटल सेंसस होने वाले हैं। साथ ही इसमें यहाँ पर जो 34 कॉलम्स होंगे जिसके अंदर हमने कई नए पैरामीटर्स को जोड़ा है, यानी कि अब हम ये भी चेक करेंगे कि किन हाउस होल्ड यानी किन घरों में इंटरनेट एक्सेस है, स्मार्टफोन्स हैं, या जो लोग हैं उनका अपना घर है, या गैस कनेक्शन है या नहीं है, व्हीकल्स कौन से हैं, 4 व्हीकल्स हैं या 2 व्हीकल्स हैं किन घरों में। तो इस तरह की चीज़ों को चेक किया जाएगा, और कितना अनाज जो है वो कंजम्पशन कर रहा है एक परिवार यहाँ पर, इस तरह के डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। सो 19 और एक और चीज़ यहाँ पर, इट विल इंक्लूड द फर्स्ट नेशन वाइड कास्ट इनुमरेशन। दैट मीन्स 1931 में उस टाइम पर जो है कास्ट के बारे में डेटा कलेक्ट किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर हम जो है ना इसके बारे में भी कलेक्ट जो है डेटा करने वाले हैं। ताकि क्योंकि इंडिया में ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत पहले से यहाँ पर जो रिजर्वेशन को लेकर बातचीत चलती रहती है, और इंडिया में कास्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा इशू है। इससे जुड़ा हुआ डेटा मतलब चीज़ों को, रिजर्वेशन से संबंधित जो हमारे डिसीजंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनमें कई तरह के चेंजेस आने की संभावना बनी रहती है। तो कास्ट का डेटा भी यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे जो इंडिया के टूरिज्म से जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स के बारे में बात हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना के बाद जो टूरिज्म है वो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा एक बूम देखने को मिला है उसमें। तो अब लोग कई वजहों से अब ट्रैवलिंग करते हैं, और आजकल जो ट्रैवलिंग है या टूरिज्म है वो कई तरह का हो गया है। उसमें चाहे स्पिरिचुअल टूरिज्म हो, या एंटरटेनमेंट बेस्ड हो, या मेडिकल हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए भी टूरिज्म किया जाता है। तो आपको ना इसमें एक दो स्कीम्स के बारे में याद रखना है, दैट इज नोन एज ई, जो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्वदेश दर्शन। तो स्वदेश दर्शन जो स्कीम थी वो 2014-15 में लॉन्च की गई थी, लेकिन 2023 में इसका सेकंड वर्जन शुरू किया गया था। स्वदेश दर्शन में ना उस समय पर हम जो थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट जो बनाए थे हमने, दैट मीन्स अगर कोई जैसे मान लेते हैं जैसे तीर्थ दर्शन करना चाहता है, तो उनके लिए हमने ना एक प्रॉपर पैसेज बना दिया था कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और जो ट्रेन है वो इस तरह से आपको, यानी कि रेलवे के माध्यम से आपको सारी जगहों के जो तीर्थ हैं उनके दर्शन करा दिए जाएंगे। इसी तरह से ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करा दिए जाएंगे। तो पर्सन या लेट्स से कोई अगर बुद्धिस्ट
सर्कल या सर्किट को देखना चाहता है कि जहाँ जहाँ बुद्ध से जुड़ी हुई जगह है मैं वही देखना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी अलग से इस तरह के सर्किट वहाँ पे बना दिए गए थे। तो स्वदेश दर्शन 2.0 के अंदर यहाँ पर हमने मतलब जो डेस्टिनेशन सेंट्रिक टूरिज्म मिशन को हमने सस्टेनेबल वे से डेवलप करना स्टार्ट किया। और यहाँ पर मतलब इसके अंदर कुछ जो चेंजेस हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके अंदर चैलेंज बेस्ड डेस्टिनेशन डेवलपमेंट और पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, इसके बारे में आप जरूर पढ़िएगा यहाँ पे अलग से इसको, दैट्स अ PMJUGA। तो यहाँ पर जैसे आप इसमें देखिए ट्राइबल जो हमारे पास PM जो जुगा, ये आप इस समय पर जो स्कीम देख रहे हैं या जो एक इनिशिएटिव है इसमें ट्राइबल लाइवलीहुड के बारे में जानकारी दी जाती है लोगों को कि वो कैसे रहते हैं, कैसे उनका परिवेश है, किस तरह से उनके बाकी कल्चरल एस्पेक्ट को आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। तो एक तो स्वदेश दर्शन स्कीम आपको याद रखनी है कि 2014-15 में लॉन्च की गई थी। उसका सेकंड वर्जन जो जिसमें ट्राइबल एरियाज को भी इंक्लूड किया गया था, दैट वाज जो 2023 में लॉन्च किया गया था। इसी तरह से प्रसाद स्कीम भी है एक। प्रसाद स्कीम के अंदर देखिए यहाँ पर हमने फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है किन्हें, स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, फॉर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एट आइडेंटिफाइड पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन। दैट मीन्स यहाँ जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्हें सपोर्ट दिया जाएगा ताकि टूरिज्म से जुड़ा हुआ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ावा दिया जा सके स्पेशली, लेकिन उन्हीं साइट्स पर ही पैसा मतलब लगाया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा जिन जगहों पर एक धार्मिक दृष्टि से जो जगह इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से माइस टूरिज्म जो पुश है, माइस का मतलब होता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन। तो इनसे जुड़ा हुआ भी टूरिज्म पुश करने के लिए माइस टूरिज्म शुरू किया गया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। प्रसाद और स्वदेश दर्शन को याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे अबाउट दी प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको ना सीधे तौर पे याद रखना है कि 9 जैन को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। प्रवासी आप जानती हैं, जो लोग भारत के थे या भारत से वो कभी ना कभी उनका नाता रहा है, चाहे उनके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का। तो लेकिन आज वो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और विदेशों में रहकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उन लोगों के एक कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पर मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये ना याद रखना है आपने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेलिब्रेट करती है, यानी कि जो हमारा विदेश मंत्रालय है वो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करता है। और इसके अंदर हम विदेशों से लोगों को इनवाइट करते हैं जिन्होंने एक बहुत रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है और जिनकी वजह से आज इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, तो उनको हम यहाँ पे एनकरेज करते हैं। आपने याद रखना है, पहले तो ये हर साल होता था, लेकिन 2015 से इसे बाइनल कर दिया गया। इसका मतलब है कि 2 साल में हम एक बार इसको यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। और इसमें एक याद रखना है अपने 9 जैन को, ये एक बार राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन आ चुका है। हाल दो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि महात्मा गांधी जी जो है किस दिन यहाँ पर मतलब वापस भारत में कब लौटे थे। तो आपने यहाँ पे बोलना है कि 9 जैन को महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका में अपने जो एक लंबी जर्नी रही है वहाँ पे उन्होंने कई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट किया, कई चीज़ों को देखा समझा, और वहाँ से जो एक्सपीरियंस वो लर्न करके आए थे उन्हें इंडिया में कैसे उस चीज़ को यूज़ करना था, उन सारे एक्सपीरियंसेस के साथ वो इंडिया में जब लौटे थे, तो उस दिन को हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे। तो आपने याद रखना है 9 जैन 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस भारत में लौट आए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जब साउथ अफ्रीका गए तो उसके बाद बीच में कभी वो भारत आए ही नहीं। वो भारत में आए थे, परंतु एक परमानेंटली वो भारत में जब आ गए, वो वापस नहीं गए फिर उसके बाद। तो वो डे ये था। उसके बाद हम आगे देखिए यहाँ पे वैसे तो 2003 से हम इस प्रकार का प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे थे। और अब की बार का इसका जो यहाँ पर थीम आपने याद रखना है इसमें, दैट जो 18th प्रवासी भारतीय कन्वेंशन थी, ये भुवनेश्वर के अंदर जो वहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, भुवनेश्वर में। साथ ही साथ यहाँ पर जो
सो गाइस इसमें आपने याद रखना है, जैसे मैंने बताया कि हर 2 साल के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 18वां जो है वो 2025 में ऑर्गेनाइज किया गया था, तो मेन इवेंट जो इसका 2027 में होगा। तो 2026 का मतलब हमें ऐसा इतना बड़े लेवल पे इसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बट ये डे हम थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया, दैट्स अ गिरमित्या। तो गिरमित्या जो है ना, ये 2025 में गिरमित्यास के कंट्रीब्यूशन को मतलब ध्यान दिया गया था इसकी तरफ। गिरमित्या का मतलब होता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो लोग जैसे जहां जहां पर उनकी और भी कॉलोनीज थी, जिन जगहों पर उन्होंने ऑलरेडी जिन देशों में कब्जा किया हुआ था, वहां पर भारतीयों को लेकर गए थे और उनसे एक लेबर यानी कि जैसे मेहनत मजदूरी वहां पर करवाई गई थी। तो इसके लिए ना एक वर्ड आता है, दैट इज नोन एज इंडेंचर्ड लेबर। इंडेंचर्ड लेबर का मतलब होता है कि जब किसी पर्सन को आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट काम करने के लिए मजबूर करते हो, तो उसको बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर। तो जिन लोगों को फिजी, मॉरिशियस, साउथ अफ्रीका या जैसे साउथ अमेरिका के देशों में यहाँ से ले जाया गया था, और वो वहीं पर ही फिर सदियों तक वो लोग वहाँ रहे और आगे उनकी जनरेशन भी वहीं पर हुई, तो बेसिकली वो लोग भारतीय ही हैं। और उन लोगों के लिए टर्म आते हैं, दैट इज ही गिरमित्या। यानी कि वो भारतीय जो मतलब जिन्हें मजदूरों की तरह यहाँ से ले जाया गया था और आज भी वो वहाँ पर रह रहे हैं विदेशों में, तो उन या उनकी जनरेशन्स को यहाँ पे कहा जाता है गिरमित्यास। उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे चल रहे हैं, दैट इज अ कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड्स। तो ग्रासलैंड्स का यहाँ पर मतलब है जो घास के मैदान हैं उनकी यहाँ बात हो रही है। आपको इसमें याद रखना है, जो UNFCCC COP30, जिसका मतलब है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है सभी देशों की, जो 30वीं बार यानी कि 30th टाइम मिल रहे हैं, उनके वहाँ पे डिस्कशन हुई कि हमें जो फॉरेस्ट के साथ साथ बचाने, जब हम फॉरेस्ट को बचा रहे होते हैं, तो साथ साथ हमें घास के मैदानों को भी बचाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये इतना ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशन ने 2026 को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड द पास्टोरलिस्ट। दैट मीन्स आपको याद रखना है कि घास के मैदानों को उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत यानी कि इम्पोर्टेंस देते हुए 2026 को ये इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है इसका। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। साथ ही साथ अगर हो सके तो एज अ होमवर्क आपको ना पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फेमस हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं, याद रखिए गाइस, दो तरह की ग्रास लैंड्स होती हैं। जब भी आप सर्च करें या इसको आइडेंटिफाई करें, वैसे तो ये ज्योग्राफी में आप पढ़ लेते हो, तो आपको ना ये याद रखना चाहिए कि टेम्परेट ग्रासलैंड कौन सी हैं, यानी कि जो ठंडे इलाकों में होने वाली ग्रासलैंड्स है वो कौन सी हैं, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कौन सी हैं। क्योंकि हर देश में घास के मैदानों का नाम अलग अलग होता है। तो ये ज्योग्राफी की तरफ से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये मैचिंग के अंदर क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल, पुस्ताज जो होते हैं, पुस्ताज नाम कहाँ पर आता है, वो हंगरी के अंदर पुस्ताज कहा जाता है। इसी तरह से सवाना, ये जो अफ्रीका के पार्ट्स में कहा जाता है। और प्रेरे, जो अमेरिका के अंदर पाए जाने वाले जो ग्रासलैंड्स उनको प्रेरे बोलते हैं। तो इसी तरह से कैंटनबेरी, या हमारे पास जो कॉम्पोस हैं, ये इस तरह के जो नाम है आपको याद करने चाहिए, और एज अ होमवर्क आप इसको भी आइडेंटिफाई जरूर करें। अगेन, टेम्परेट ग्रासलैंड्स एंड जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका एंड इंडियाज इंक्लूजन। तो पैक्स सिलिका के बारे में पहले पता होना चाहिए, पैक्स सिलिका क्या है। याद रखिए, क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम्स के अंदर। ये यूएस ने स्टार्ट किया है अभी एक यूएस लेड कोalition। कोalition का मतलब होता है ग्रुप, एक जो यूएस जिस ग्रुप को लीड कर रहा है और जिसका एम क्या है, to build a secure, resilient, and innovation driven silicon and artificial intelligence supply chain ecosystem. That means यूएसए ने एक ऐसा ग्रुप बनाया है जिसके अंदर ये इंश्योर करेगा सारा का सारा ग्रुप कि हमें हमारी इंडस्ट्रीज को लगातार जो सिलिकॉन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं, जिन चीज़ों की ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को एआई वगैरह को जनरेट करने के लिए, उनकी सप्लाई चेन लगातार बनी रहे, उसके लिए स्टार्ट किया गया ग्रुप का नाम है पैक्स सिलिका। और इसमें याद रखें आप, इसकी जो एक इनॉग्रल, याद रखिए इनॉग्रल लिखा है यहाँ पे, यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी दिसंबर 2025 में। तो बेसिकली हमने यहाँ पे इसका मोटिव क्या है कि जो कंट्रीज से मतलब
बाकी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना, यानी कि आज चाइना और ताइवान या कुछ 1-2 कंट्रीज़ और, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए उनकी बढ़ गई है क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मेटल्स या रेयर अर्थ मैग्नेट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हैं। तो इसीलिए जो यूएस ने ये सोचा है कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, इसीलिए हमें अपनी सप्लाई चेन्स को सभी को मिलकर तैयार करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली इसका जैसे मैंने बताया आपको कि चाइना डोमिनेट करता है आज क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ, क्योंकि उसके पास लिथियम है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, तो इसीलिए उसकी डोमिनेंस है। तो इस चीज़ को ब्रेक करना ज़रूरी है, और इसीलिए यूएस ने स्टार्ट किया, जिसके अंदर जापान, कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इसराइल और यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पर पार्टनर्स हैं। तो इसमें यहाँ देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी जो न्यूली अपॉइंटेड एम्बेसडर टू इंडिया हैं, दैट्स सर्जियो गौर, उन्होंने कहा है कि इंडिया विल बी इनवाइटेड। तो दैट मीन्स इंडिया को भी इसका पार्ट बनाया जाएगा। वहाँ पे बनाया नहीं गया था अभी, वो बनाया जाएगा अभी पार्ट, तो आपको याद रखना है। तो इसमें मतलब इनॉग्रल या फाउंडेशन या फाउंडिंग मेंबर नहीं है इंडिया इसका, आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आप मतलब भी मैंने बता दिया। ये चीज़, ये ना क्वेश्चन आपके पास हो सकता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक और चीज़ इसमें याद रखनी ज़रूरी है, मतलब इंडिया ने ना एक पहले भी इस तरह का इनिशिएटिव ज्वाइन किया हुआ है, वो भी यूएस ने, मतलब यूएस उसको लीड करता है। इसका नाम है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये 2022 का है। और जैसे ही मतलब 2022 में ये लॉन्च किया गया था, और फिर अगले ही साल भारत ने इसको ज्वाइन कर लिया था। सो दैट मीन्स हो सकता है जैसे अभी ये जो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव है यूएस का, इसको भारत जो है जल्दी ही ज्वाइन कर ले। अभी तक तो नहीं किया है। ऑल्दो सिलिकॉन यानी कि एआई या सिलिकॉन को लेके भारत ने भी अपना कुछ इनिशिएटिव लिए हैं या नहीं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। कि इंडिया का जो सेमीकंडक्टर पुश है, उसमें हम 10 बिलियन इंडियन या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का हम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। दैट मीन्स हम अपना एक सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर बना पाएंगे। तो ये जानना ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर्स मेनली ताइवान से आते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। मोर देन 60% जो सप्लाई है वर्ल्ड लेवल पर, वो ताइवान से की जाती है। तो ऑल्दो अब इसके अंदर कुछ प्रोपोर्शन चाइना का बढ़ने लगा है, और अब हर कंट्री को समझ आ रहा है कि हमारे पास, यानी कि सभी के पास अपना एक इंडिजिनस या इनबिल्ट सिस्टम होना चाहिए सेमीकंडक्टर डेवलप करने का, ताकि जो किसी भी अलग या किसी एक कंट्री पर डिपेंडेंसी कम की जा सके। साथ ही साथ एक और हमने इंडिया ए स्ट्रेटजी शुरू की है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इंडिजिनस लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को तैयार कर रहे हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? जब हम किसी, जैसे अब चैट जीपीटी को देखते हैं, तो उन्हें पहले ट्रेन किया गया है कि उनको किस किस तरह के लोग डेटा या क्वेश्चन जो है चीज़ें पूछ सकते हैं, और उनका वो आंसर किस तरह से देंगे। तो जब हम किसी मशीन को ये डेटा सिखाते हैं, यानी कि डेटा से बताया जाता है कि भारत के स्पेसिफिक जो लोग हैं, उनका उनके जो एक क्वेश्चंस की या इंफॉर्मेशन की इनपुट या आउटपुट वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उस चीज़ से जो हम तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। इसके अलावा भारत ने अपना क्रिटिकल मिनरल मिशन भी शुरू किया हुआ है। यहाँ पे कोई खास हम इसको नहीं याद रखेंगे फिलहाल के लिए। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसे एमएसपी कहा जाता है, वो इंडिया ने 2023 में उसको ज्वाइन किया था। ऑल्दो ये यूएस ने 2022 में लॉन्च कर दिया था, लेकिन हमने अगले साल इसको ज्वाइन किया था। इसके बाद हम देख रहे हैं दैट्स अ वर्ल्ड हिंदी डे। यहाँ पे याद रखिए, इसमें जो 10 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे। इट वॉज ऑन दिस डे, यानी कि 1975 में। हम ये क्यों मनाते हैं 10 जैन को? क्योंकि 1975 में जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी नागपुर के अंदर। तो ये इसी वजह से हम 10 जैन को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। और इसमें याद रखिए, जो जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, दैट वाज अ राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा। ये वो समिति है जिसे महात्मा गांधी जी ने बनाया था, और उस समिति ने 1975 में नागपुर में ये जो वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस है, उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी लिए हम जो है 10 जैन को करते हैं।
हालांकि हमने इसको 2006 से मनाना शुरू किया। जो ये डे है उस 1975 से नहीं, 2006 से हम इसको शुरू किया है हमने। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है, जो हिंदी लैंग्वेज है इसमें देखिए यहाँ पे हिंदी डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द पर्शियन वर्ड हिंद, यानी कि इंडस रिवर का नाम होता था, दैट वाज अ, इसको इंडस से बना हिंद वर्ड, और हिंद से बना जो हिंद के लोग हैं, दैट मीन्स जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, दैट्स अ हिंदी। तो वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं बनता कुछ भी। और इसमें जो आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है उस पर देखते हैं। आज वर्ल्ड में जो थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है ये याद रखना है आपने। हाँ, इसमें ये चीज़ आ सकती है आपके पास, जो पॉलिटी से जुड़ी हुई है, दैट इज़ द आर्टिकल 343 क्या है। तो यहाँ पे ना कुछ आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में आपको मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 343 में बताया गया है कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जो यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी यूनियन की। याद रखिए, नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया यहाँ पे, ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है। यानी कि इंग्लिश के साथ साथ जो ऑफिस पर्पस के लिए हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा। कौन सी हिंदी? जिसे देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो ये आर्टिकल 343 में लिखा गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन की क्या होगी, तो दैट इज दी हिंदी अलॉन्ग विद द इंग्लिश। इसी तरह से 344 क्या कहता है यहाँ पे, कि एक लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी कि क्या भारत में हिंदी का जो यूसेज है वो किस तरह से हम उसको बढ़ा सकते हैं और कैसे। क्योंकि जो लैंग्वेज होती है, अगर वो पूरे, लेट्स एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम अपने लोगों को जोड़ कर रखना चाहते हैं तो हमारा कल्चरल, हमें टॉलरेंस हमारी एक दूसरे के कल्चर के बारे ज़्यादा होनी चाहिए। हमारी लैंग्वेज, अगर हम सभी को एक जैसी लैंग्वेज आती हो तो हम एक दूसरे से कनेक्ट फील करते हैं। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों पर वर्कआउट करने के लिए लैंग्वेज कमीशन और पार्लियामेंट्री कमेटी जो रिव्यू करते हैं चीज़ों को, उसके लिए जगह दी गई है आर्टिकल 344 में। इसी तरह से आर्टिकल 351 भी है, जिसके अंदर यूनियन को डायरेक्ट किया गया है कि आपने भारत में, यानी कि सेंटर की ड्यूटी लगाई गई है कि जो हिंदी का एक प्रयोग है उसको बढ़ाना है, प्रमोट करना है हमने, और डेवलपमेंट करनी है इसकी। और साथ ही साथ जो मतलब संस्कृत और अदर लैंग्वेजेस को, जो अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके साथ साथ इसको भी प्रमोट करना है। ये 351 में बताया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 120, इट परमिट्स द यूज ऑफ हिंदी और इंग्लिश इन द पार्लियामेंट। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो पार्लियामेंट के अंदर आप हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, ये 120 में दिया गया है। और अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करता हूँ, जहाँ एमएलएस बैठते हैं, वहाँ पर 210, आर्टिकल 210 की बात हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है, और द ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज के साथ साथ इसको भी प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अबाउट द निपा वायरस। जो निपा वायरस है, इसके अंदर देखिए यहाँ, जो आपको याद रखना है, ये एक इन्फेक्शियस जूनोटिक वायरस है। पहली बात, ये वायरल है, डिसीज है, दैट मीन्स ये कोई बैक्टीरियल डिसीज यहाँ पे नहीं है, ये चीज आपने याद रखनी है। दैट मीन्स ये एक वायरल डिसीज है, और इसे फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया था मलेशिया के अंदर। तो 1998-99 में मलेशिया में से आइडेंटिफाई किया गया था, ये याद रखा जा सकता है। और ये ट्रांसमिट होती है एनिमल्स टू ह्यूमन, क्योंकि जो फ्रूट बैट्स होते हैं उनके अंदर ये वायरस वहाँ पे रहता है, उसका नेचुरल रिजर्वायर है। और इसी तरह जो पिग्स हैं, उनके अंदर भी एज वहाँ पे रहता है, वो भी इसका एक तरह से इंटरमीडिएट होस्ट है, जो पिग्स होते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन हो सकता है, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है इसका पॉसिबल है या नहीं, तो आपको ये कहना है यस, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है। वैसे तो आमतौर पर जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन उनका होता है, लेकिन आप यहाँ पे जो फ्रूट बैट्स और पिग्स को ज़रूर याद रखिएगा कि इनके अंदर ये वायरस जो है ना वहाँ पे स्टे करता है, और इनके थ्रू ये ह्यूमंस में पहुँच सकता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी आगे ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके अंदर अगेन अभी तक कोई इसकी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। और साथ ही साथ ये ना मेनली हमें केरला के अंदर बहुत देखने को मिलता है, जब भी आप इसकी न्यूज़ सुनेंगे ना तो आपको ये केरला के अंदर ही मिलेगा। और क्योंकि ये वायरल है तो इसीलिए इसमें हम एंटी वायरल ड्रग्स ही देंगे, जैसे कि रेमडेसिविर, इस तरह की ड्रग्स जो है दी जाती हैं। इंडिया हैज़ विटनेस द निपा आउटब्रेक इन दी वेस्ट बंगाल एंड द केरला। पहले भी इस तरह के वेस्ट बंगाल या केरला में तो बहुत बार देखा जाता है ये, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना होगा।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट द आधार मैस्कट उदय। तो अभी जो हमारे पास आधार है, उन्होंने अपना एक मैस्कट, जैसे होता है ना कि कोई गेम्स होती हैं तो अपना एक मैस्कट वो लॉन्च करते हैं, इस तरह से जो आधार का मैस्कट है उदय। तो आपको बस ये इतना याद रखना है इसमें। आधार क्या है? 12 डिजिट का बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, और एक प्रकार से ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। और एड्रेस का, ये कोई आपके सिटीजनशिप का या डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं होता। ये कई तरह के जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं उसके अंदर भी ये बात कही जा चुकी है। सो गाइस, आई फील कि इस सेशन के लिए करंट अफेयर एनफ है, तो आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए कहा गया है सिर्फ आप उतना याद रखें, और पुराने जो करंट अफेयर्स हैं उनको भी आप रिवाइज रिवाइज करते रहें। वहाँ पर मल्टीपल रिवीजन्स अगर होती रहेंगी तो आपको कई चीज़ें आसान लगने लगेंगी। और साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन, जैसे जिसे चार्ट फॉर्म में तैयार किया जा सकता है, जैसे डेज़ हैं, हर एक मंथ के जो डेज़ हैं, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं और उनको याद किया जा सकता है। गाइस, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे, और जब भी हम अपना वीडियो कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते हैं तो फॉर दैट सेक आप चैनल सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन को आप ऑन रखिएगा, ताकि आपको टाइमली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।